ईरान को तबाह करने की मंशा थी ट्रंप की, लेकिन अब खुद ही सीज फायर करा बैठे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होने वाले हमलों को 5 दिनों के लिए रोकने का ऐलान किया। अचानक उनके इस फैसले से दुनिया हैरान है। आखिर पल पल क्यों बदल रही है ट्रंप की चाल और क्या है इसके पीछे का मकसद? क्या यही है अमेरिका की फर्स्ट नीति? आज आपको बताएंगे। धर्म परिवर्तन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सवाल यह है कि भारत में एक अनुसूचित जाति के शख्स ने ईसाई धर्म अपना लिया तो क्या उसे अनुसूचित जाति का दर्जा मिलता रहेगा? माननीय के एक फैसले से अब साफ हो गया है कि दोनों तरफ से अब मलाई खाने को नहीं मिलेगी। क्या है फैसला और अब इससे क्या होने वाला है लाभ? पूरी खबर विस्तार के साथ बताएंगे आपको। और इधर असम विधानसभा चुनाव अपने दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। 800 से अधिक उम्मीदवार हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है। तो आप समझिए एक एक सीट पर कितने कड़े मुकाबले होने के आसार हैं। नामांकन दाखिल होने के बाद अब क्या है यहाँ के चुनावी हालात, एक नज़र इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूँ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से डरकर, या ट्रंप की ये कोई नई चाल है? आखिर सीज फायर क्यों किया, इस पर सवाल उठ रहे हैं। इसके पहले ट्रंप ने हॉर्मुज को खोलने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी थी। ईरान पर एक तरह से रणनीतिक दबाव बनाने की ये कोशिश थी। उन्होंने धमकी दी थी कि आवाजाही में दखल खत्म नहीं की तो विनाशकारी परिणाम देखने पड़ेंगे। अब ईरान पर अचानक ट्रंप का रुख बदल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोला नहीं तो अमेरिका ईरान का सबसे बड़े पावर प्लांट और ऊर्जा सेक्टर पर हमले कर देगा। ट्रंप की धमकी से वैश्विक बाजार में उथल पुथल मच गई। सोमवार को अपना फैसला बदलते हुए ईरान को 5 दिन की मोहलत दे दी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमला करने वाला अमेरिका कह रहा है कि सीज फायर और ईरान कह रहा है अभी नहीं। ट्रंप का फैसला बदलने के पीछे की रणनीति को समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। पहली बात तो यह कि युद्ध में किसी भी तरह की नीति का पालन नहीं किया जा रहा। ईरान को वक्ती मोहलत देकर अचानक यदि 28 फरवरी की तरह हमला कर दिया गया तो तबाही और भी भीषण हो सकती है। अब आलोचकों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप हर बात से पीछे हट जाते हैं, अपनी ही बात से पलट जाते हैं। ट्रंप को डर था कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को अब इस युद्ध से भारी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन बाजार के जानकार बताते हैं कि अगर उनका ऐलान सामने ना आता तो अमेरिकी शेयर मार्केट का डूबना तय था। ऐलान के बाद शेयर बाजार मजबूत हो गए, तेल की कीमत गिर गई। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गिराने और उठाने में एकदम माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। अपने रणनीतिक ऐलानों को अक्सर वो बाजार के खुले या बंद होने के समय पर ही करते हैं। CNN की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि अप्रैल 2024 में भी लिबरेशन डे का ऐलान जब किया था तो उन्होंने शेयर मार्केट बंद होने पर किया था। टैरिफ लागू की तो शनिवार आधी रात के समय जब बाजार बंद थे। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान के बाद कहा कि यह खरीदने का सही वक्त है। उन्होंने चीन पर 130% टैरिफ का ऐलान किया, वो भी शुक्रवार को बाजार बंद होने के 20 मिनट बाद किया था। ट्रंप ने ईरान पर पहले हमलों का ऐलान भी शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद ही किया था। एक वीडियो मैसेज शनिवार सुबह 2:30 बजे जारी हुआ था। जून में ईरान पर हमला और जनवरी में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हटाने का ऑपरेशन भी वीकेंड में ही किया गया था। ट्रंप बाजार को अपने हिसाब से नियंत्रित करना जानते हैं और उनकी मंशा भी रहती है। तो कुल मिलाकर वो अब भी अमेरिका फर्स्ट पर ही काम कर रहे हैं, भले ही लोग उन्हें सनकी कहें। 2 सप्ताह पहले की बात है जब 9 मार्च को ट्रंप ने कहा था युद्ध बहुत हद तक पूरा हो गया। उनके इस बयान के बाद अचानक फाइनेंशियल मार्केट के सारे इंडेक्स ऊपर उठ गए थे। बाजार के जानकार कहते हैं कि सोमवार को ट्रंप का 5 दिन का समय देने वाला ऐलान बाजार खुलने के पहले किया गया था और बाजार को बड़ा नुकसान होने से उन्होंने बचाया है। अब नई समय सीमा वीकेंड के बाद खत्म होगी जब बाजार बंद रहेंगे। आलोचक ये भी मानते हैं कि ट्रंप बाजार को स्थिर रखने में और आर्थिक दबाव को कम करने के लिए समय समय पर इस तरह के ऐलान करते हैं, चाहे वो युद्ध का फैसला हो या टैरिफ प्लान। ट्रंप की घोषणाएं अक्सर वॉल स्ट्रीट के शेड्यूल से मैच करती हुई दिखती हैं। तो अमेरिका हमेशा से फर्स्ट नीति पर ही काम करता आया है और जब से डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति की कुर्सी दोबारा संभाली है, उन्होंने आते ही कह दिया था अमेरिका फर्स्ट नीति पर ही काम करेंगे और शायद वो इसी पर काम कर भी रहे हैं।
और इधर सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसा फैसला दिया है जिसमें कई लोगों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। देश में धर्मांतरण का गंदा खेल जिस पैमाने पर खेला जा रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। कानून की आड़ लेकर इस खेल में जो लोग शामिल होते हैं, आज माननीय ने उसी पर पानी फेर दिया है। कहावत है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मुस्लिम और ईसाई धर्म में परिवर्तन कराकर जो हिंदू अनुसूचित जाति के होने का अब तक फायदा उठा रहे हैं, अब उन्हें धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हो सकता। कोर्ट ने फैसला दिया कि मुस्लिम और ईसाई धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जाति का व्यक्ति को ना तो सदस्य माना जाएगा और ना ही उसे SC/ST एक्ट का दावा कर सकता है। जो सुविधाएं एक्ट के तहत मिलती हैं उन सब से उसे वंचित किया जाएगा। तो अब दोनों तरफ से मलाई नहीं मिल पाएगी। सीधे शब्दों में अगर आपको बताएं तो ऐसे लोग जो अनुसूचित जाति या जनजाति में पैदा हुए हैं उन्हें एक्ट का पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन आगे चलकर अगर वो धर्म परिवर्तन करते हैं, ईसाई धर्म अपनाते हैं या मुस्लिम धर्म अपनाते हैं तो एक्ट से मिल रही सारी सुविधाओं से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। जैसे आरक्षण नहीं मिलेगा, सरकारी योजनाएं जो होती हैं SC/ST एक्ट वालों के लिए, वो उन योजनाओं का लाभ वो नहीं ले पाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया था कि ईसाई धर्म अपनाकर सक्रिय रूप से उसे मानने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं रह सकता। कोर्ट ने नोट किया कि याचिकाकर्ता ने 1 दशक तक ईसाई धर्म का पालन किया, पादरी के रूप में प्रार्थनाएं कराई और उसके बाद SC/ST एक्ट का लाभ भी लिया। तो कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए इस तरह का फैसला दिया है। अब कानूनी भाषा में इसे कैसे समझें? तो अनुसूचित जातियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत परिभाषित हैं। इसके अनुसार हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को अनुसूचित जाति और जनजाति की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इस अधिनियम के तहत कोई भी संरक्षण, किसी भी तरह का आरक्षण, किसी भी तरह का अधिकार या कोई भी वैधानिक लाभ के लिए उस व्यक्ति की तरफ से वो दावा नहीं कर सकता और ना ही उसे दिया जा सकता है। ये आदेश एक ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में पास किया गया है जिसने ईसाई धर्म अपना लिया था, पादरी के तौर पर काम कर रहा था, बावजूद उसके एक्ट लगाकर उसने कुछ व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया था जिन्होंने कथित रूप से उस पर हमला किया था। इसी पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण कराने वाले लोगों के लिए और आरक्षण का दोहरा लाभ लेने वालों के लिए दरवाजे अब बंद कर दिए हैं। और आइए अब आपको लिए चलते हैं असम, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया सोमवार को खत्म हो चुकी है और अब नामांकन प्रक्रिया के चलते राज्य में दल बदल का खेल जो चल रहा था उस पर भी विराम लग गया है। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, नई पार्टियों में शामिल हो रहे थे, यानी टिकट कहीं से भी मिले, चुनाव तो लड़ना ही है। चुनाव अधिकारियों के जारी वक्तव्य के मुताबिक असम में 800 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। नामांकन पत्रों की जांच आज मंगलवार को की गई, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख गुरुवार को है। यहां पर 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है, 4 मई को इसके रिजल्ट आएंगे। असम में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली NDA लगातार 10 साल से सत्ता में है और सरकार में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की एक कोशिश है, जबकि राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपने 6 छोटे दलों के गठबंधन के साथ अगुवाई कर रही है। इन दोनों गठबंधनों के अलावा TMC भी है, आम आदमी पार्टी है और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरेशन सहित कुछ अन्य दल भी हैं। कुछ उम्मीदवार निर्दलीय भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब वर्तमान में NDA सरकार के जिन मंत्रियों ने कल अंतिम दिन अपने नामांकन दाखिल किए, उसमें AGP अध्यक्ष अतुल बोरा, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जिन्होंने जलकुमारी से अपना नामांकन दाखिल किया है, जोरहाट से दोनों मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस और BJP दोनों जगह से नामांकन दाखिल किए गए हैं। यहाँ से गौरव गोगोई मुख्य चेहरा हैं। उनके 5 बार के विधायक हितेंद्र नाथ से सामने से ही मुकाबला होने वाला है। पहली बार राज्य की राजनीति में गोगोई उतरे हैं। इसके पहले वो सांसद थे, लोकसभा में बैठते थे। गोगोई के जिम्मे असम की राजनीति कांग्रेस ने छोड़ रखी है। राज्य की चुनावी राजनीति में पहली बार वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा, जिन्होंने भिपुरिया सीट से BJP के लिए पर्चा दाखिल किया है, वो कांग्रेस से निकलकर
पंजे का साथ छोड़ दिया है उन्होंने और बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। और सरकार में कैबिनेट मंत्री रही नंदिता गारलोसा ने अभी अभी बीजेपी का दामन छोड़ा है और कांग्रेस की तरफ से हाफलोंग से नामांकन दाखिल किया है। जारी विधानसभा में सत्ताधारी बीजेपी की संख्या देखा जाए तो इस समय कुल 64 है। उसके सहयोगी एजीपी की संख्या है 9, यूपीपीएल के 7 और बीपीएफ के 3 सदस्य हैं। जबकि विपक्षी खेमे की बात करें तो कांग्रेस के 26 विधायक हैं, एआईयूडीएफ के 15 हैं और सीपीआईएम के 1 विधायक। इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक भी है। तो कुल मिलाकर नामांकन दाखिल हो चुके हैं। नाम वापसी गुरुवार तक होगी और उसके बाद अपनी अपनी सीट के लिए दमखम के साथ उतरेंगे सभी उम्मीदवार अपने अपने मैदान में। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।